हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गौरव बुडानिया। मैंने सीएससी 2020 के अंदर ऑल इंडिया 13th रैंक हासिल की थी। तो आज जो मुझे कुछ टॉपिक्स मिले हैं कि आपके जो भी कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड जो डाउट्स हैं उनको दूर करने के लिए कुछ टॉपिक्स मिले हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो मैंने इससे पहले स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था। तो आरएस के 2018 के अंदर मैंने 12वां स्थान हासिल किया था। तो उस समय मैंने काफ़ी मॉक दिए, फिर वो इंटरव्यू दिया, उसके बाद यूपीएससी के मॉक वगैरह दिए। तो उन दौरान जो मैंने कुछ सीखा, मतलब जो इंटरव्यू की तैयारी है उसमें एक ये एस्पेक्ट है कि एक तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। हो सकता है कि आपको इस इंटरव्यू के अंदर 160 मिले, नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर आपको 190 मिले, फिर आप 200 भी क्रॉस कर जाओ। इंक्रीमेंटल भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है कि आपको पहले 120 मतलब 190 मिले, फिर 170, फिर आपका और भी कम हो गया। तो ये थोड़ा तो सब्जेक्टिव होता है। लेकिन फिर भी कुछ मुझे लगा इस दौरान कुछ आपकी कुछ फंडामेंटल चीज़ होती हैं, जिनको यदि आप कंटिन्यूअसली करो ना, तो आप एक बेटर स्कोर की तरफ आप मूव करते हो, ठीक है? तो उन फंडामेंटल्स के बारे में हम कुछ बात करेंगे और फिर जो भी आज मुझे जो आपके कुछ क्वेरीज़ को जो सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो मैं उनके ऊपर जो मेरे ओपिनियन है उनको बताऊँगा। उन ओपिनियन में से जो भी ओपिनियन आपको सही लगे या आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ है ना, मैं मेरी पर्सनैलिटी के साथ अडॉप्ट कर सकता हूँ, वो ही बेटर रहेगा। क्योंकि जैसे हम जितने भी स्ट्रैटेजी वगैरह बताते हैं प्रीलिम्स और मेंस की, तो उसमें तो क्या होता है कि जनरली हम उसमें भी ये बोलते हैं कि इसको सॉल्ट की तरह आप यूज़ करो, मतलब कि आपको जितना यूज़ करना है उस स्ट्रैटेजी में से जो आपको सही लगे उसी पार्ट को यूज़ आप करो। और इंटरव्यू में तो और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि आपकी अप्रोच अलग होती है, आपका जो बोलने का स्टाइल अलग होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। तो इससे पहले हम अब जो हमारा इंटरव्यू का जो मेन जो क्वेश्चंस है, जो उनको स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक इंटरव्यू की थोड़ा-सा ब्रीफ 5 से 10 मिनट के अंदर बता दूँगा। इसके अंदर आपको क्या हो जाएगा, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है ताकि हमारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो रहे, वो थोड़ी सिस्टमैटिक रहे। तो देखो कि इंटरव्यू की जो तैयारी है ना, वो आपकी लगभग तैयारी हो चुकी है क्योंकि आप इंटरव्यू की फ़ेज़ में हो और इंटरव्यू की फ़ेज़ में हो, आप इंडिया के टॉप 2000 लोगों के अंदर हो। तो आप इसको मान सकते हो कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट हो तभी आप वहाँ तक पहुँचे हो और सभी मेंस क्लियर करने वाले मेरे जो भाई-बहन हैं, उन सभी को मेरी तरफ से है ना, मतलब कि हर्टिएस्ट एकदम कि कांग्रेट्स आपको। और अब आप एक पूरी मेहनत के साथ लास्ट लेग के लिए भी जम जाइए। तो इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन है जो हमारी, उसको अपने को क्या करना है कि 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है? उन 2 हिस्सों के अंदर आपको इक्वली टाइम देना है। एक तो आपको किस पार्ट पे काम करना है, आपको नॉलेज वाले पार्ट पे काम करना है। दूसरा आपको किस पे काम करना है कि जो आप प्रेजेंटेशन करोगे, मतलब वहाँ पे आपका जो प्रेजेंट करने का स्टाइल है उसके ऊपर काम करना है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए आप 10 से 12 आवर पढ़ रहे होंगे, इतनी मुझे उम्मीद है। तो उसमें से आप 5-6 आवर नॉलेज पे काम कीजिए, 5-6 आवर आप अपना प्रेजेंटेशन पे काम कीजिए। आप प्रेजेंटेशन पे किस तरीके से काम कर सकते हैं आप? मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। उसके थ्रू आप अपने प्रेजेंटेशन पे काम कीजिए। यदि वो तीनों के अलावा भी एक मेथड है, जैसे आप हाइपोथेटिकली सोचिए कि मैं इंटरव्यू के रूम में हूँ, मेरे से यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं उसका रिप्लाई कैसे करता हूँ? तो ये सारा आप प्रेजेंटेशन वाले काम पे कीजिए। नॉलेज वाले पार्ट में आप ना जो एक्सपेक्टेड पार्ट है, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप एसेंशियल जो चीज़ें आपके डेफ के अंदर लिखी हुई है ना, उन हर एक चीज़ को पूरा एकदम ब्रेक डाउन करके आप उसकी तैयारी कीजिए। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहूँगा, जिनके ऊपर आपको ना मतलब कि तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। तो वो नॉलेज वाला पार्ट के ऊपर अपन देखते हैं कि कौन से नॉलेज वाले पार्ट को हम मतलब कि तैयारी की करें। हम उस नॉलेज वाले पार्ट की एक बार देख लेते हैं कि कौन-कौन से पार्ट है, जिनकी हमें नॉलेज वाले पार्ट के अंदर तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको नॉलेज वाले पार्ट के अंदर जो तैयारी करनी है, वो है आपके डेफ के अंदर। आपके डेफ के अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं, उनको बहुत डिटेल एकदम जाँच करनी है। एक छोटी-छोटी चीज़, ये क्यों लिखी है, इसका क्या मतलब निकल सकता है, वो देखना है। और हमेशा डेफ को जब पढ़ो ना, तो आप ये सोच के पढ़िए कि एक 50-60 इयर्स का, जो 40 इयर्स का जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है, मतलब एक्सपीरियंस है, वो उस डेफ को किस तरीके से देखेगा। ये गलती मैंने की थी, तो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि जैसे कि मैंने मतलब उसमें लिख दिया था कि जो महात्मा गांधी राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के मुझे एक्नॉलेज किया था मेरे वर्क के लिए।
तो वो क्वेश्चन अब ना मतलब हिंदी के अंदर चला गया, हिंदी के छोटे-छोटे हिस्सों में, मतलब अलंकार, समास, ऐसी-ऐसी चीज़ों के अंदर चला गया, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इसलिए डेफ को हमेशा पूरे डिटेल में, डेफ में आपकी जनरली जो 5 इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो निकल के आती है ना, उनके अब आपकी तैयारी होनी चाहिए। पहली इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, जैसे कि आपका क्या नाम है, आपकी क्या बर्थ डेट है, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, वो सारी की सारी जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे आपकी होंगी। फिर आपकी डेफ के अंदर आपके जो जॉब्स हैं या आपके जो पहले के एग्ज़ाम वगैरह हैं, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके बारे में आपको एकदम अच्छे से एकदम तैयार करना है। उसके बाद यदि आप देखोगे कि जॉब एग्ज़ाम के बाद आपको कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, वो जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, ऑप्शनल के अलावा आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट या आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उनके ऊपर तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको प्लेसेस की तैयारी करनी है कि जैसे आपका होम टाउन, आपका होम स्टेट दिल्ली, आपके ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, स्कूलिंग का जो भी जो प्लेसेस हैं, उनको आपको तैयारी करनी है। फिर आपकी हॉबी और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड भी आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो ये 5 चीज़ें आपकी सबसे बेसिक करना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को आप सबसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली हैं। उसके अलावा नॉलेज वाले पार्ट के अंदर कुछ जो और चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप काम करोगे तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। वो कौन-सी चीज़ें हैं? अब ये पर्सनल पार्ट है, वो तो एसेंशियल है। यदि आप उनके बारे में नहीं जानोगे तो इंटरव्यूअर का आपके प्रति एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्रिएट हो जाएगा कि इसके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है या ये अपने रूट से नहीं जुड़ा हुआ। तो वो नेगेटिव इंप्रेशन आपको कभी क्रिएट नहीं करना। अब नॉलेज वाले पार्ट पे आप देखिए कि किस चीज़ में और आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो काम करना है वो करंट अफेयर पे करना है। जनरली वो ये मानते हैं कि आपको सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज तो है, लेकिन जो इंटरव्यू लेने आ रहा है उसको बहुत पहले इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती। उसको इन्फॉर्मेशन जनरली 5, 7, 10 दिन पहले पता चलती है कि आपको इंटरव्यू लेने जाना है। तो वो जनरली जो उस समय का जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है कि हाल-फिलहाल में ऐसा कुछ चल रहा था तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? तो इसलिए करंट अफेयर की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और करंट अफेयर की तैयारी अच्छी नहीं होती तो उनको जनरली ये बुरा लगता है, जो 50-60 ईयर्स के जो लोग हैं, उतना एक्सपीरियंस है, उनको लगता है कि इनको बेसिक जो हाल-फिलहाल में चल रहा है, उसके बारे में भी नहीं पता। दूसरा उनको ये लगता है कि मतलब जो ये कैसे ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे जो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ रहे। तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, अच्छे से 2 से 3 न्यूज़पेपर आपको कवर करने हैं। तो आपको हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया। अब टाइम्स ऑफ इंडिया जनरली हम मेंस के लिए ना कभी भी नहीं सजेस्ट करते कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, लेकिन जो आपका इंटरव्यू बोर्ड होगा उसके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर हो सकता है, या वो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ने वाला हो सकता है, तो वो वहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकता है। तो आपको न्यूज़पेपर और जो करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट्स जो अपने करंट अफेयर हैं उनके बारे में तैयारी करनी है। नॉलेज वाले पार्ट के अलावा जो करंट अफेयर के पार्ट है उनके अलावा आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस की भी अच्छे से तैयारी करनी है। सिचुएशनल क्वेश्चंस क्या हैं? जो हमारे एथिक्स के केस स्टडीज़ हैं, जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि ऐसी-ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप क्या स्टेप लोगे? उनको आप पहले से सोच के जाइए कि ऐसी सिचुएशन क्या-क्या सिचुएशन है ना, जनरली एक इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, और उनके ऊपर एक फ्रेमवर्क तैयार कीजिए कि मैं जनरली ये करूँगा, वो करूँगा। उसके अलावा आपसे जो पूछ सकते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से रिलेटेड पूछ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जैसे यदि आपके ज़िले के अंदर बाढ़ आ गई, आपके ज़िले के अंदर कोरोना महामारी आ गई, तो अब इसको आप किस तरीके से ना मतलब कि कंट्रोल करोगे? क्या-क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लोगे? आपके ऑफ़िस के अंदर यदि आपको पता चलता है कि आपके ऑफ़िस के अंदर आपके कुछ करप्शन से रिलेटेड कोई केसेज़ आ गया, उसमें आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स वगैरह दिखानी होती हैं। ये सिचुएशनल क्वेश्चन और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एकदम जो आईएएस या फिर एक जो एक्चुअल ब्यूरोक्रेट है उसकी तरह आंसर करो, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके अंदर कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ना उस आंसर के अंदर झलकनी चाहिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाला जो पार्ट हो गया अपना। इसके अलावा आप कौन से क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो? इसके अलावा आप बिहेवियरल क्वेश्चंस की आप क्या कर सकते हो? तैयारी कर सकते हो। ये बिहेवियरल क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं जैसे आपको आईएएस क्यों बनना है? आप अपनी इतनी हाई पेइंग जॉब को छोड़ के आईएएस क्यों बनना चाहते हो? आप अपनी स्ट्रीम क्यों चेंज करना चाहते हो? आप तो ऑलरेडी डॉक्टर हो, आप तो सर्व बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिर आपको ना आईएएस क्यों बनना है? आईएएस आजकल उतनी ना मतलब कि लुक्रेटिव जॉब नहीं रही, फिर क्यों जॉइन करना है? इस तरीके से जो आपको बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, उनको पहले से सोच के जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप इनको सोच के पहले से नहीं जाते हो,
तो जनरली क्या होता है कि फिर वहाँ पे आप जाके ब्लंडर कर देते हो, या फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दोगे जो मतलब कि अच्छा नहीं दिखता। तो मतलब कि आपको ना बिहेवियरल क्वेश्चंस के ऊपर भी आपको क्या करना चाहिए, एकदम अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, जो कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि आप ना किसी भी तरीके से ना थोड़ा सा भी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दो, उसके बाद वो आपके इंटरव्यू को ना उसके अंदर आपसे मतलब कि पूरा वो इंटरव्यू उसी के अंदर आपसे वो लेके चले जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे आपसे यूसीसी के बारे में कुछ पूछ लेंगे, या इसी तरीके से कोई है ना मतलब कि करंट का कोई जैसे पॉपुलेशन रिलेटेड बिल आया था हमारे टाइम पे, तो उससे रिलेटेड या कोरोना से रिलेटेड या फॉरेन जो अपनी फॉरेन की जो पॉलिसी है हमारी, तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो इन क्वेश्चन से ना मतलब आप कुछ भी कंट्रोवर्शियल रिप्लाई दोगे ना तो उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। तो सर इसमें क्या करें, यदि हमसे कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम उसका रिप्लाई कैसे करें? तो जितना भी हो देखो, गवर्नमेंट की जितनी भी लगभग पॉलिसीज हैं, जैसे कि आपकी मतलब कि उनकी फॉरेन पॉलिसी है जो भी, या मतलब कोई गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं करना अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आपको लगता हो और आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो कि मैं इसको क्रिटिसाइज करने के साथ-साथ इसके पीछे आर्गुमेंट्स और इसके पीछे फैक्ट बता सकता हूँ, तो फिर आप उसको कर सकते हो। अदरवाइज़ जनरली आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप ना जनरली जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह हैं, उनको मतलब आप काफ़ी बैलेंस वे में क्रिटिसाइज़ करें। तो ये जो अपने ना मतलब कि कुछ बेसिक जो 8 से 10 एरियाज़ हैं, तो इनके ऊपर आपको अच्छे से तैयार करनी चाहिए, क्योंकि ये मस्ट पार्ट है, मतलब एकदम एसेंशियल पार्ट है। इसको आप ना बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते, मतलब यहाँ का पार्ट है जो इसको बिल्कुल भी आप छोड़ नहीं सकते। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि आज के जो हमारे क्वेश्चन्स हैं, उनको हम किस तरीके से क्या क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा जो आपके जनरल क्या डाउट्स रहते हैं, और उनको मेरे हिसाब से आप किस तरीके से यूपीएससी इंटरव्यू के अंदर हैंडल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे जो जनरल एफएक्यूज हैं, मतलब जो क्या-क्या डाउट्स रहते हैं, और उनका जो मैं यदि यूपीएससी इंटरव्यू के अंदर मैं मतलब यूपीएससी के प्रोसेस के अंदर इंटरव्यू देने जाता, तो मैं उनको किस तरीके से देखता। तो सबसे पहले द प्रोसेस टू कॉम्प्रिहेंड द इंटेंट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन। अब इंटरव्यू के अंदर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप उसके इंटेंट को कैसे कॉम्प्रिहेंड करें, ठीक है? और इंटरव्यू की जो सबसे बड़ा चैलेंज है, इंटरव्यू का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपको केवल 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स के अंदर ही आपको रिप्लाई करना है। इतनी जो टाइम है उसी के अंदर आपको समझना है कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा है उसका इंटेंट क्या है, किस तरीके से उसको कॉम्प्रिहेंड करना है और किस तरीके से सिस्टमैटिक उसका आंसर देना है। तो देखिए, इंटरव्यू की प्रोसेस है, उसके अंदर एक मुझे बहुत ही अच्छा फैक्ट है ना, किसी साइकोलॉजिस्ट ने ही बताया था। इंटरव्यू के फैक्ट के अंदर उसने बताया था कि जब भी आपका कोई इंटरव्यू हो रहा है, क्या? जब भी आपका कोई इंटरव्यू हो रहा है, उसमें हमेशा 40-60 का रेशियो रहता है। मैंने कहा ये 40-60 रेशियो क्या है? 40-60 रेशियो का मतलब है, उन्होंने बताया कि 40% टाइम एग्जामिनर बोलता है, मतलब जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो ज्यादातर 40% टाइम बोलता है, 60% टाइम जो इंटरव्यू दे रहा है वो बोलता है। यदि इंटरव्यू देने वाला अच्छे से सुन भी ले, यदि अच्छे से एग्जामिनर को सुन भी ले, तो वो 40% जो लिसनिंग के मार्क्स होते हैं ना, वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है? अब आपको लगेगा बीच में अचानक से आप लिसनिंग के ऊपर क्यों आ गए? क्योंकि वहीं से ना ये जो इंटेंट को समझने वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं उसमें 15 से 20% रोल, ये मैं मतलब ऐसे कुछ इसका है नहीं कि मतलब यूपीएससी ने बताया हो कि लिसनिंग के 15 से 20% मार्क्स मिलते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट की नज़र से हम देखें तो 40% टाइम पे ना मतलब कि एग्जामिनर जब बोल रहा है, तो ना 40% टाइम पे क्या होगा ना, हमें अच्छे से लिसन करना है। लिसन करने के क्या तरीके हैं? 2 ही तरीके हैं। एक तो प्रॉपर जो क्वेश्चन बताया है उसको आप समझ जाओ। मोस्ट टाइम पे ये क्या होता है, कई बार है ना मतलब हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि यार पीछे वाले क्वेश्चन का जो रिप्लाई था वो मैं और अच्छा दे सकता था, लेकिन अब मतलब थोड़ा सा वो गिल्ट आता है, तो उस चक्कर में क्या है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उसको हम ध्यान से नहीं सुनते, और फिर हम जो उस टॉपिक से साइड का क्वेश्चन बताने मतलब कि साइड का पार्ट बताने लग जाते हैं, उससे एग्जामिनर है ना बड़ा इरिटेट होता है। इसलिए एकदम ध्यान से क्वेश्चन को सुनो कि क्या पूछना चाह रहा है। दूसरा, आप एक रिपीट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ना आपको क्या लगता है कि राजस्थान की इकोनॉमी है
वो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रही? अब ये क्वेश्चन पूछा। अब एग्जामिनर को कैसे पता चले कि मैंने अच्छे से सुन लिया है? एक तो जब वो मेरा आंसर सुनेगा तब पता चल जाएगा कि मैंने क्वेश्चन को अच्छे से सुना है या नहीं। दूसरा, मैं जब इस तरीके से रिप्लाई कर सकता हूँ, सर राजस्थान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सामने मुझे लगता है कि ये 3 बड़ी समस्याएँ आ रही हैं। तो अब इस तरीके से जब आपने बोला कि राजस्थान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सामने, तो इससे क्या हुआ? इससे आपको फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा? इससे आपको पहला फ़ायदा तो ये होगा, एग्जामिनर को ये आप कन्फर्म कर दोगे कि यस, आपने जो क्वेश्चन पूछा था सेम मैं उसी का रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको 3 से 4 सेकंड का एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। 2 सेकंड का आप गैप ले रहे थे, 4 सेकंड का, क्योंकि राजस्थान के जो आर्थिक जो मतलब कि राजस्थान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके सामने ये 3 बड़ी समस्या है। तो इतना बोलने में आपको 3 से 4 सेकंड लग गया। अब जो टोटल 6 सेकंड है, उसके अंदर आप उसके इंटेंट को भी अच्छे से पहचान सकते हो और उसके इंटेंट के साथ-साथ आप ना रिप्लाई को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर कर सकते हो। अब दूसरा, इंटेंट के अंदर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एग्जामिनर है ना उस चीज़ को मतलब कि क्यों पूछ रहा है। मतलब कि जैसे कोई भी है ना, मतलब इंटरव्यू का उसने क्वेश्चन पूछा है तो उसके पीछे की क्या भावना है, वो पूछना क्यों चाह रहा है। कई बार देखो, और ये भावना सब एग्जामिनर जो इंटरव्यू पूछने वाला है उसका अलग-अलग रहता है। मतलब कि बहुत सारे जो मतलब इंटरव्यूअर हैं, वो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपको जाते बोले, "आप कोई आईएएस क्यों बनाए? आप तो इंजीनियर हो, आप ऑलरेडी ना टैक्स पेयर का पैसा खराब करके आए हो।" तो इस तरीके से आपको ना मतलब कि वो एक मतलब कि अग्रेसिव टोन में आपसे बात करेंगे। तो इससे आपको लगेगा कि यार मतलब मेरा इंटरव्यू खराब तो नहीं है, या मैं कुछ नहीं, वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को चेक कर रहे हैं। उनका इंटेंट को समझो आप, कि वो इस इंटेंट के साथ ना ये क्वेश्चन को पूछना चाह रहे हैं। ठीक है? तो अब ये चीज़ हमने देख ली कि जब भी कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछे, तो आप क्या करो, 2 से 3 सेकंड का पॉज़ लो, फिर उसी की जो लाइन है उसको आंसर के फॉर्मेट में बोलने की कोशिश करो। तो अब आपको 5 से 6 टाइम मिल जाएगा, उसमें आप सोच भी पाओगे 5 से 6 सेकंड के अंदर कि ना इंटरव्यू किस इंटेंट के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है। और इंटेंट यदि आपको क्लियर नहीं हो, तो गलत आंसर देने से बढ़िया है कि आप एक बार वापस पूछ लें कि सॉरी सर, मैं आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं पाया। और एक जो चीज़ मैंने इंटरव्यू के दौरान सीखी थी, वो ये थी कि जब एग्ज़ामिनर बोल रहा हो ना, कभी भी प्रीमैच्योर आंसर ना दें। कई बार क्या होता है ना कि एग्जामिनर है ना खुद से ही मतलब कि उसके आंसर्स को ना बताना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल, एक इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि मतलब राजस्थान में जो अरावली है, उसका इकोसिस्टम किस तरीके से मतलब कि आजकल है ना मतलब कि जो हमारी इल्लीगल माइनिंग है या जो लीगलाइज्ड जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट है, तो उसकी वजह से आपको क्या लग रहा है जो अरावली का इकोसिस्टम है वो इस तरह से ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है? ठीक है? अब मैं कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले कि जैसा कि अभी आपके मतलब राजस्थान हाई कोर्ट का एक डिसीज़न भी आया था, वो भी बात बताई गई थी इसमें। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि ये मतलब कि जो मतलब कि अर्बन एरियाज़ के अराउंड जो अरावली है, उसके में जो ज़्यादातर है ना मतलब जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी थी, उसको हाई कोर्ट ने बैन किया था, उस टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं। यदि मैं प्रीमेच्योर जैसे उन्होंने बोलते, तो मैं क्या पता इकोसिस्टम से रिलेटेड और पता नहीं कौन-सी बात बोलता, तो उसको ये लगता है कि इसने सही से लिसन भी नहीं किया और वो मेरी इंटेंट को समझ नहीं पाया। तो इंटेंट को समझने का एक तरीका ये भी है कि आप ना उसके पूरे क्वेश्चन को एंड होने का वेट कीजिए। तो कई बार क्या होता है ना कि ज़्यादा जो वो एज होती है ना, जो 50-60 की एज होती है ना, आप जनरली जिनसे भी बात करोगे ना, वो अपना क्वेश्चन पूछने के बाद एक हिंट छोड़ने की कोशिश करते ही हैं। तो वहाँ से आप एक इंटेंट को ज़्यादा बेटर एनालाइज़ कर पाओगे, ठीक है? तो क्या चीज़ देखी हमने कि यदि प्रोसेस मतलब जो आपकी थॉट प्रोसेस क्या रहनी चाहिए, पूरा सुनो पहले तो। पूरा सुनने के बाद जब वो लास्ट अपना क्वेश्चन पूरा कर दे, उसके बाद भी 1-2 सेकंड का पॉज़ रखना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कि वो हिंट दे दे। वो हिंट दे दिया, फिर कभी भी इमीडिएट आंसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट आंसर में गलत हो सकता है, तो 2 सेकंड का वेट। फिर तीसरा पॉइंट क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको आंसर फॉर्मेट में बोलना है, ताकि 3-4 सेकंड और बाय करें। फिर जो भी क्वेश्चन उस मोमेंट पे पूछा जा रहा है और उस मोमेंट पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से आप रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू गिव ए स्ट्रक्चर्ड आंसर इन द यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्ड जैसे अब ये एक मेरी मतलब कि खुद से मैंने मतलब इसको मतलब किया था, मतलब डेवलप किया था, या फिर मतलब लगातार प्रैक्टिस से ये चीज़ डेवलप हो गई थी कि जैसे ही आपसे पूछे कि मतलब राजस्थान के सामने 4 बड़ी समस्याएँ क्या हैं? मतलब 4 क्या सोशल इश्यूज़ क्या हैं, या फिर 4 मतलब कि आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी के सामने क्या 4 बड़े चैलेंजेज़ हैं?
तो मैं उसका रिप्लाई इसी तरीके से करता था कि सर राजस्थान के सामने जो 4 बड़े चैलेंज हैं वो इस तरीके से हैं। तो इस अब देखो पहला जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर भी हमने बताया कि आप ये रिप्लाई करते हो ना, इससे आपको 3 से 4 सेकंड मिल जाता है। उसी के दौरान आपका स्ट्रक्चर है ना तैयार होता है, और स्ट्रक्चर जब तैयार होता है ना, फिर आप ना मतलब जिस ऐसे बोलते हो ना 1 2 3 4, सर ये 4 पॉइंट के अंदर मैं आंसर देना चाहता हूँ। तो इससे आप एक सोच के देखो, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं अभी आपको ना मतलब कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताने वाला हूँ। तो ब्रह्मोस मिसाइल ये है, ये क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर मतलब कि मतलब उस प्रिंसिपल पे, रामजेट प्रिंसिपल पे काम करती है। ये मतलब कि रशिया के साथ मिलके हमने बनाई थी, अब इसका हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसकी 300 किलोमीटर रेंज होती थी। उसके बाद इस तरीके से बताऊंगा ना तो अब बोर हो जाओगे कि यार ये पता नहीं कितनी चीज बोलेगा, कौन कौन सी चीज बोलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में केवल मतलब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में मैं 3 फैक्ट बताने वाला हूँ। ब्रह्मोस मिसाइल का फैक्ट नंबर 1, ब्रह्मोस मिसाइल का फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3। तो आपका इंटरेस्ट भी क्या रहेगा, एक बना रहेगा। तो इस चीज को आप देख सकते हो। तो स्ट्रक्चर्ड इसी तरीके से होता है 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 बोलने से ना स्ट्रक्चर्ड कैसे लगता है, तो ये चीज मैंने मॉक इंटरव्यूज में बहुत ट्राई किया, और मैंने ना मतलब कि पूछता भी था मैं कि सर आपको कैसे पता चले कि ये मेरा आंसर है वो स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है। तो वो जनरली यही बोलते थे कि जैसे ही आपने ये रिप्लाई किया कि सर मैं मतलब कि आपको 4 समस्याएं बताना चाहूंगा 1 2 3 4, तो वहीं से पता चल गया कि आप स्ट्रक्चर्ड हैं, आप सोच चुके हैं 4 पॉइंट। ऑल तो जिस टाइम पे मैं बोलता था कि इसके 4 पॉइंट हैं, तो उस टाइम पे मुझे 2 या 3 ही पॉइंट याद होते थे। फोर्थ पॉइंट उनको बोलते बोलते ही मुझे याद करना होता था। तो ये हमेशा आप ये चीज तो याद रखो, जब पॉइंट फॉर्म में आप बहुत सारे आंसर्स को दे सकते हो। दूसरा स्ट्रक्चर्ड क्या हो सकता है कि आप ट्रैक को मिस ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला तो अपन ने क्या देखा, मतलब इसके पॉइंट्स हम लिख लेते हैं ताकि मतलब मिस आउट ना करें। तो पहला पॉइंट तो हमने क्या लिखा कि आप पॉइंट फॉर्म में बता सकते हो कि पॉइंट फॉर्म में सर कि मैं इसके बारे में 4 पॉइंट बताना चाहूंगा, तो वो अपने आप ही स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आप ना इसको डायमेंशन वाइज बता सकते हो। डायमेंशन वाइज कैसे, ये तो आपको पता ही है, जैसे अपन ने यूपीएससी के क्वेश्चन लिखे थे उसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी आंसर देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछे कि जो मतलब कि कोई भी एक नया पॉपुलेशन जो पॉलिसी आई है, जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं ये। तो आप उसका जो मतलब कि कल्चरल एस्पेक्ट पे देखो, आप उसका जो मतलब कि इकोनॉमिक्स किस तरीके से इफेक्ट होगी उसकी, उसका ना सोशल क्या है, न्यूट्रिशनल किस तरीके से मतलब उसकी ना मतलब डायमेंशन निकलती हैं। तो यदि जब आप 1 2 3 4 डायमेंशन, अब देखो अनस्ट्रक्चर्ड आंसर क्या होगा कि जैसे आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा, आपने पहला पॉइंट इकोनॉमिकल बता दिया, दूसरा पॉइंट सोशल बता दिया, तीसरा पॉइंट वापस इकोनॉमिकल बता दिया, फिर चौथा पॉइंट आपने ना पॉलिटिकल बता दिया, पांचवा सोशल बता दिया। इस तरीके से तो एग्जामिनर को लगेगा कि यार ये मतलब कि अनस्ट्रक्चर्ड वे में क्यों बोल रहा है। तो कभी भी डायमेंशन वाइज जब चले ना आप, जैसे इकोनॉमिकल डायमेंशन बता रहे हैं तो उसकी 1 या 2 इकोनॉमिकल डायमेंशन बताइए, फिर सोशल डायमेंशन पे जाइए 1 2, फिर पॉलिटिकल डायमेंशन पे जाइए। और हमेशा एक डायमेंशन के ऊपर आपको 1 से मतलब 2 से ज़्यादा पॉइंट बोलने का कभी मौका मिलेगा भी नहीं। अब क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यार आप सोचिए, मतलब मेंस का क्वेश्चन तो है नहीं, आपके पास 30 सेकंड से ज़्यादा आपका रिप्लाई एक एग्जामिनर सुनता भी नहीं है। तो 30 सेकंड के अंदर आप है ना 5 टू 6 लाइन ही बोल सकते हो। तो आप जनरली यही कोशिश करो कि एक डायमेंशन के जो पॉइंट्स हैं उनको क्लब कर दो। अलग-अलग बोलना ना वो अनस्ट्रक्चर्ड लगता है। ठीक है? फिर टू द पॉइंट, टू द पॉइंट आप बहुत सारे इंटरव्यू सुनोगे, उसके अंदर ये ना मतलब कि लफड़ा हो जाता है। क्या लफड़ा हो जाता है कि जैसे आपसे पूछा कि राजस्थान के सामने ना मतलब कि मतलब भौगोलिक चैलेंज क्या है, या मतलब कि राजस्थान के सामने क्या क्या जियोग्राफिकल चैलेंजेस हैं, उसका जब आप आंसर दे रहे हो ना, तब आप देते देते ना मतलब कि जैसे कोई मानो कि आपने पेयजल वाला इशू मतलब वाटर वाला इशू को पकड़ा, और उसके बाद आप डाइवर्ट हो जाते हो कि राजस्थान में ये हो गया वो हो गया, ऐसा होता है। आप जो मेन जो थे ना कि 4 प्रॉब्लम बतानी थी आपको, आप एक प्रॉब्लम में अटक गए, उसको एलोबरेट करने की कोशिश में है ना आप ना मतलब कि उसको मिस कर गए। तो जो स्ट्रक्चर था ना, आप उसके स्ट्रक्चर को क्या कर जाओगे, मिस कर जाओगे। इसलिए ना आप हमेशा ये देखो कि आप कोई भी आंसर को जब रिप्लाई कर रहे हो, आप टू द पॉइंट हो गया, आप मतलब उसके सब डायमेंशंस पे तो आप नहीं चले गए हो ना। तो इस चीज को आपको ना मतलब एक स्ट्रक्चर्ड जो आंसर होगा यूपीएससी के अंदर, उसके अंदर ध्यान रखना है। तो किस तरीके से पॉइंट फॉर्म में दे सकते हैं, डायमेंशन वाइज आप क्लब करके दे सकते हैं, और टू द पॉइंट दे सकते हैं। फिर
एक डायमेंशन वाइज के साथ एक चौथा आप देखिए कि कोई भी आप कभी भी आंसर दें तो उसकी एक यदि कोई प्रोसेस मेथोडोलॉजी है तो उसको आप ना मतलब कि फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपसे यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको क्या लगता है कि वाटर कंजर्वेशन को किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो अब वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आप तो या तो रैंडमली कि सर मतलब, या फिर आपको ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब आपको क्या लगता है कि जो वाटर वेस्टेज हो रहा है या फिर ना वाटर की मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसको किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, या आपके क्या सुझाव रहेंगे। अब एक तो आप रैंडमली 1 2 3 4 सर ये 5 पॉइंट्स हैं सोच रहा हूँ, तो 5 पॉइंट है उनके बारे में बताओ। या फिर आप ऐसे बता सकते हो कि सर सबसे पहले तो जो हम वाटर इनटेक है उसके ऊपर फोकस करते हैं कि वाटर हमारा कहाँ से आता है, रेन से आता है तो रेन से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर हमारा केनाल से आता है सर, तो सर हम केनाल नेटवर्क को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर जो हमारा वेल से आता है तो सर उसमें इंडियन ईजमेंट एक्ट के अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं कि मतलब आप अपने कुएं से कितना भी पानी निकालो तो वो वाला जो क्लोज है उसको उठा सकते हैं। फिर आपने ये इनपुट पे बताया। फिर सर हम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक पे भी सोच सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लिंक पे कैसे सर कि जो वेस्टेज हो रहा है उसको इंप्रूव करें। फिर थर्ड आप सोच सकते हो कि सर हम कंजप्शन लेवल पे देखेंगे। कंजप्शन लेवल पे क्या कि सर हम वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं। अब कंज्यूम कहाँ कर रहे हैं सर, उसको भी अलग अलग कैटेगरीज में देखते हैं सर कि सबसे पहले पर्सनल लेवल पे, तो पर्सनल अपन अवेयरनेस है उसको इंप्रूव करके वो मतलब जो वाटर वेस्टेज है उसको कम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लेवल पे कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लेवल पे वाटर वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम जैसे मतलब जो हमारा जो ड्रिप इरिगेशन है, जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, स्मार्ट एग्रीकल्चर है, उनका कुछ का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें आपने एकदम डिवाइड कर लिया कि वाटर आ रहा है उस टाइम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस टाइम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उस टाइम पे क्या कर रहे हैं। तो मैंने एक जो प्रोसेस, एक मेथड जो था उसको क्या किया था, फॉलो किया था। तो उसको क्या लगेगा कि जो एग्जामिनर को ये काफी ज्यादा स्ट्रक्चर लगेगा। तो किसी भी एग्जाम, जब भी कोई आप यूपीएससी सीएससी का कोई इंटरव्यू दे रहे हैं उसको स्ट्रक्चर करने के लिए आप मेरी तरफ से ये 4 एडवाइजेस को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाउ टू टर्न योर क्रिटिसिज्म इनटू ए कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन। ठीक है, तो इसमें मेरा यही बोलना है कि आप ना हमेशा आपके यूपीएससी का जो इंटरव्यू होगा ना उसमें आपको हमेशा एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस क्या करना है, आप ना कभी भी एक तरफ नहीं जा सकते। अब आपने यदि एक कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट ले लिया ना तो उसको ब्लंडर्स के अंदर हम क्या करते हैं, जनरली काउंट करते हैं। तो जनरली आपको क्या करना पड़ता है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है। बैलेंस किसके अंदर, फर्मनेस के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछा मतलब क्या लगता है आपको, मतलब ये चीज करनी चाहिए, तो आप ना मतलब कि एकदम फ्लेक्सिबल रहो। मतलब कि मैं मतलब ज्यादातर ऐसे बोलते हैं ना फर्म रहो, तब फर्म मतलब कि जैसे आपसे बोला कि आपको क्या लगता है कि टू जो मतलब जो अपनी टू चाइल्ड पॉलिसी है वो सही है, या यूसीसी जो है सही है, या फिर जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो सही है, तो आपकी जी सर ये सही है, फिर नहीं नहीं ये तो सही नहीं है। अब एग्जामिनर आपसे मतलब उसका कुछ अपोजिट सुनना चाह रहा है, तो आप बोले जी सर जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि, और जितना मेरा लिमिटेड नॉलेज है और जितनी मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मुझे सर यही सही लगता है। फिर वो आपसे एक बार पूछे, तो अब ना वापस फर्मनेस पे है ना, मतलब आपको कुछ इगोइस्टिक कुछ भी है ना, मतलब कि वो रिलेशनशिप नहीं बनानी। आप उसमें बोल दो जी सर मैं इस विषय के बारे में और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करूंगा और मैं मतलब अपने व्यूज को ना रिफाइन करने की कोशिश करूंगा। तो अब जब सामने है ना मतलब कि यदि एग्जामिनर आपसे कुछ है ना टफ लैंग्वेज में बात करे तो आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके उस क्वेश्चन से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम एकदम फर्मनेस के चक्कर में ना अग्रेसिव टोन में ले जाते हैं और वहां पे ब्लंडर हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए कि आपके जो क्रिटिसिज्म है उनको कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन में बताने के लिए पहला तो जरूरी है वो बैलेंस है। दूसरा जो जरूरी है ना वो है आर्ग्यूमेंट और फैक्ट बेसिस पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो सर मुझे लगता है कि ये चीज इसलिए सही नहीं है, एक नंबर आर्ग्यूमेंट, और ये इस फैक्ट और इस एग्जाम्पल और इस डेटा से पता चलता है। सर ये इसलिए भी सही नहीं है, सेकंड आर्ग्यूमेंट, सेकंड फैक्ट। तो जब आप किसी भी आर्ग्यूमेंट को फैक्ट से या डेटा से या किसी केस स्टडी से या कोई एग्जाम्पल से या किसी रिपोर्ट से आप जब बैकअप करोगे ना, तो वो आपका क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म नहीं होगा, वो कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन हो जाएगा। फिर तीसरा, नॉट ओनली प्रॉब्लम, सॉल्यूशन।
कभी भी आप किसी भी चीज के बारे में ना प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकते। ये आपका मतलब एक, जैसे आपसे पूछे कि भारत के अंदर मतलब जो इंडियन जो इकोनॉमी है उसके अंदर क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो आप नहीं, ये भी सर अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी इस तरीके से नहीं। सर ये चीज जीडीपी है वो, हाँ हमने देखा है कि थोड़ा मतलब कि जो इस बार क्वार्टर ग्रोथ हुई है वो कम हुई है, लेकिन सर हमारी पूरी उम्मीद है कि सर आगे आने वाले जो मतलब जो क्वार्टर्स होंगे उसके अंदर है ना बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। या सर मुझे लगता है कि ये यदि कुछ लेकुनाज है और वो बोटलनेक्स है, इनको यदि रिमूव कर दिया जाए ना, तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। इस तरीके से मतलब आपको एकदम या तो सॉल्यूशन दे देना है। अब सॉल्यूशन नहीं देना सर कि मेरे पास तो सॉल्यूशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम मेरे को प्रॉब्लम लगती ही है, अब सॉल्यूशन के बारे में मुझे नहीं पता, तो इसमें आप क्या हो सकते हो, पॉजिटिव हो सकते हो। पॉजिटिव और फ्यूचर देखने वाले, फ्यूचर देखने वाले मतलब कि हाँ सर अभी ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पूछते थे शेखावाटी एरिया के अंदर, मतलब जो एक राजस्थान का एक एरिया है कि शेखावाटी एरिया के अंदर ये मतलब सोशल प्रॉब्लम्स है, तो अब ठीक है मैं अब उसको ना मतलब अब मैं एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन उसको मेरे को एक ओपिनियन भी देना था, तो मैं सर जी सर ये प्रॉब्लम अभी शेखावाटी एरिया के अंदर है, लेकिन इसको आपको ये भी चीज देखना होगा कि पिछले 5 सालों के अंदर इसके अंदर कितनी मतलब कि गिरावट आई है, और इस सिचुएशन के अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुधार होता जा रहा है। तो हमेशा जो आपकी नॉट ओनली प्रॉब्लम, जो सॉल्यूशन है और जो है पॉजिटिव जो उसके एटीट्यूड के साथ रिप्लाई कर सकते हैं, और फिर एकदम सॉफ्ट और पोलाइट। जनरली ना मतलब कि ये चीज एक देखिए कि कुछ लोग है ना पोलाइट टर्म्स के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर जाते हैं, लेकिन वो क्रिटिसिज्म उतना ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं लगता जितना आप एक नॉर्मल जो स्टेटमेंट है उसको एकदम हाई टोन या अग्रेसिव या फर्म टोन के अंदर बोलते हो तब लगता है। तो ये जो आंसर था कि किस तरीके से आपके क्रिटिसिज्म को एक कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन बना सकते हैं, इसके अंदर मुझे लगता है कि ये 4 चीजें हम कर सकते हैं। एक तो बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश करें, दूसरा आर्ग्यूमेंट को फैक्ट के साथ बेसिस करके फिर हम उसको क्रिटिसाइज करें, फिर एकदम प्रॉब्लम ना गिनाएं, उसके साथ सॉल्यूशन भी दें, और फिर चौथा भी इसी में यही है कि सॉल्यूशन के प्रॉब्लम गिनाने के बाद आप एक पॉजिटिव होप टाइप में रिप्लाई कर सकते हैं। और फिर आपको यदि फिर भी लगता है कि नहीं सर ना मेरे पास आर्ग्यूमेंट है ना बेसिस है, मैं तो क्रिटिसिज्म करना ही चाहता हूँ, ना बैलेंस रखना चाहता, ना मेरे पास कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन है, मैं क्रिटिसिज्म करना चाहता हूँ, तो मेरी मतलब यही उम्मीद है कि आप सॉफ्ट टोन में और पोलाइट टोन में उसका क्रिटिसिज्म कीजिए। फिर हाउ टू बी लेस इमोशनल एंड मोर रैशनल व्हाइल आंसरिंग द इंटरव्यू क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो कोई भी आप आंसर देते हो ना, उसके 2 ही पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट क्या होता है आपका इमोशनल पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या होता है आपका रेशनल पार्ट, ठीक है। अब रेशनल पार्ट, पहला कि इंटरव्यू में इमोशनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं तो ये मानता हूं कि हाँ कुछ हद तक आपको क्या होना चाहिए, आपको इंटरव्यू के अंदर इमोशनल भी होना चाहिए, ताकि आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सको। वहां पे ये कोई क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ी ना है, फिर तो वो गूगल की अलेक्सा को बिठा लेते, या फिर कोई जो नए एकदम आर्टिफिशियल बेस्ड सॉल्यूशन उनसे बिठा देते, उनसे पूछते कि हाँ बताओ भारत का एरिया कितना है, बड़े अच्छे से बता देते, एजुकेशन रेट कितनी है। साथ में इंटरव्यू में हमेशा ऐसा भी होना चाहिए, आपको हमेशा एक इमोशनल एस्पेक्ट भी रखना चाहिए। और ये मैं इंटरव्यू में हमेशा करता था, जब भी ना मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स होते थे, रेशनल आर्ग्यूमेंट देने के बाद में जो लास्ट का जो पार्ट होता था ना, उसमें हमेशा इमोशनल टच की ना मतलब की कोशिश करता था, कि जैसे कि मतलब उस चीज के बारे में बताया जा सके। फॉर एग्जाम्पल यदि मुझसे ऐसे पूछते कि इंडिया में माइनिंग इंजीनियर्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, तो मैं मतलब कि रेशनल चैलेंजेस बता देता था कि सर एक ये चैलेंज है सर कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है, जिसकी वजह से माइनिंग इंजीनियर्स को प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैं ये बता देता लेस मतलब कि उनको मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये 4-5 चीजें बता दी। अब लास्ट में कि सर मैं जब इंटर्न करता था उस समय मैंने देखा था कि एक वर्कर को ना मतलब कि काफी ज्यादा लंग से रिलेटेड डिजीजेज हो गई थी, वो सर की माइनिंग के एस्पेक्ट के कारण होती है, उसकी वजह से सर उसका पूरा परिवार भी मतलब कि उजड़ गया था, और उस जो उसके मतलब कि जो सोशल कॉस्ट होता है उसके बारे में तो सर कोई भी डिस्कस ही नहीं करता। अब ये क्या था एकदम इमोशनल कि सर मैंने एक वर्कर को देखा था, सर उसका ये इस कॉस्ट के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, तो वो इमोशनल पार्ट मैंने वहां पे उसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। इससे लगता है कि आपके पास रैशनैलिटी के साथ इमोशन भी है। लेकिन अब लेस इमोशनल कब होना है, वो ये चीज देखो कि जैसे आप है ना बहुत बार है ना बहुत अच्छे आंसर दे रहे होते हो ना, तब यूपीएससी क्या देखती है मतलब आपके ना इमोशनल इंटेलिजेंस को चेक करने की कोशिश करती है। वो चेक करने की कोशिश किस तरीके से करेगी, जैसे आपको ना या तो ना बहुत ज्यादा डाउन कर देगी, इमोशंस को एकदम डाउन। डाउन कैसे करेगी कि यार क्या ही बच्चा है ये, इसको तो नॉलेज नहीं है, आप कुछ भी नहीं पढ़ के आए,
आपको नहीं लगता कि आपका मतलब कि आप यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए पूरे अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो? इस तरीके से देखो, यदि उसको आपको इंसल्ट करनी है, तो वो आपको कम मार्क्स देके पब्लिक में इंसल्ट करेगा, ठीक है? ये और वो यदि वहाँ पे इंसल्ट कर रहा है ना, तो वो इंसल्ट नहीं कर रहा, वो आपके इमोशंस को चेक करने की कोशिश कर रहा है। तो कभी भी उसकी इंसल्ट को इंसल्ट मत मानिए और एकदम उसको सोचिए कि वो मेरे इमोशंस के साथ कुछ अप डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो कभी भी आपको अप डाउन नहीं करने हैं। फिर दूसरा ना, कई बार आपको कि वाह! क्या बच्चा आया है, बहुत ही शानदार रिप्लाई दे रहा है, सर मैंने इससे मैच्योर बच्चा नहीं देखा है, सर वाह! तो इसमें क्या होता है, आप एकदम इमोशनल हो जाओगे। अब इमोशनल होके अपनी कुछ भी बातें ना बोलने लग जाओगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको ना मतलब अवॉइड करना है। तो पहला तो क्या देखा कि हमें इसका मिक्स में काम करना है। दूसरा इसमें सॉल्यूशन मैं क्या बताऊँगा आपको, दूसरा इसके अंदर आपको जो सॉल्यूशन है, वो यही है कि आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, यही उसको दिखाएँगे। तीसरा आपको मतलब कि जो चीज़ ध्यान रखनी है, जो मतलब कि इमोशनल एस्पेक्ट्स के बारे में क्या होता है कि हमारे जो बायसनेस है ना, वो हम बताने लग जाते हैं, या हमारी जो हिडन साइड है ना, वो मतलब बताने लग जाते हैं। जो हमें पता है कि ये हिडन साइड ऐसी साइड है जिसको हमें एग्जामिनर के सामने नहीं बोलना, वो जब आप ना इमोशनल को आपका जो पार्ट है ना जब बढ़ता है ना, तो आप उस हिडन साइड को भी बोलने की कोशिश करने लगते हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश करने लगते हो और वहाँ पे आप एक फिर से ब्लंडर कर दोगे। तो आप इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपको इन 3 पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा विचार करें। पॉइंटर्स टू ड्राइव योर इंटरव्यू ऑन योर मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अब ये मतलब कि बहुत मतलब कि अच्छे से मतलब कि आपको करना होता है। अब देखो इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट कि मतलब कि जब भी आपको कोई आंसर को जब आप एंड कर रहे हो ना, तो जब भी आप आंसर को एंड कर रहे हो ना, तो इस चीज का एक ध्यान रखो कि जब भी आप आंसर को एंड कर रहे हो, तो कोई हिंट छोड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा जो हॉबी वाला एरिया था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैंने खुद से मतलब कि बहुत सालों तक ना कबड्डी को परस्यू किया था और मतलब कि उसके बारे में काफी प्रो कबड्डी लीग में देखा था। तो सब तो जब भी मैं क्वेश्चन को ना मतलब एंड करने पे जाता कि अब क्वेश्चन का एंड होने वाला है, तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इंट्रोडक्शन, तो मैं सब कुछ बताया, लास्ट में क्या बोलता, सर मेरी हॉबी है ना कबड्डी खेलना है। तो फिर उनको लगता चलो कबड्डी से पूछते हैं, क्योंकि जो लास्ट लाइन होती है वही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ना ज्यादातर बेस है ना बनती है। तो आप क्या कर सकते हो कि या तो ना जो एंड हो रहा हो ना, उस एंड के अंदर आप ना कुछ क्या छोड़ दो, हिंट छोड़ दो, ठीक है? हिंट छोड़ने का मतलब कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ पूछा, आपको चाहिए कि आप ना यार इसको किसी तरीके से इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है ना उसमें ले जाऊं और वो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो आप लास्ट पॉइंट बोलोगे, सर मुझे लगता है कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी टाइम के साथ बढ़ रहा है, जो एक वास्तव में एक कंसर्न है। फिर वो चाहिए ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, योर वे टू योर मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। तो आप कभी भी जब भी है ना किसी भी आंसर को जब एंड कर रहे हो, उस टाइम पे आप ये क्या कर सकते हो, हिंट दे सकते हो, उससे खत्म हो सकता है। सेकंड मतलब उससे आप ना अपने की वी के मतलब जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है वहां जा सकते हो। तीसरा कीवर्ड्स यूज करके, ये कीवर्ड्स को यूज करके कैसे, जैसे मुझे पूछते कि आजकल है ना माइनिंग के अंदर क्या रिसेंट अपडेट्स चल रही हैं, तो मैं ना मतलब कि इस तरीके से बीच में ना मतलब सर माइनिंग के अंदर ये चल रहा है, आजकल है ना काफी ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, आजकल सर बायो माइनिंग जैसे मेथड्स भी आ गए हैं, फिर आगे आगे आप बीच में कीवर्ड डाल दिया ना, तो वो एग्जामिनर का जनरली दिमाग जाएगा बायो माइनिंग, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर ये बायो माइनिंग क्या है। फिर है ना मतलब कि जैसे कि कुछ भी कोई पूछा, तो सर केवाईसी करवा मतलब कि जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि ना बैंकिंग सर फ्रॉड से बचने के लिए एक नया इनिशिएटिव मतलब जो अच्छा प्रयास किया गया था उसमें केवाईसी था, तो वो पूछे ये केवाईसी क्या है, तो ये हो गया मतलब कि नो योर कस्टमर वाला। जैसे मुझे एक प्रो कबड्डी लीग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था कि ये अच्छा क्यों कर रही है, तो मैंने बोल दिया था सर कि इसकी टीआरपी रेटिंग्स हैं वो ज्यादा जा रही हैं, उसके 1-2 कारण है। अरे तुमने बीच में वर्ड बोला था टीआरपी, ये क्या होता है, फिर टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, और उससे फिर वो डिराइव कर दिया। तो ये ज्यादातर ना मतलब कि आप ना किस तरीके से आपके इंटरव्यू को स्ट्रॉन्ग एरियाज के अंदर ले जा सकते हो, तो आप ना हिंट के थ्रू ले जा सकते हो, आप बीच में ना कीवर्ड्स के तौर पे हिंट छोड़ सकते हो। तीसरा, जब भी आपसे ना कोई क्वेश्चन पूछे ना, तो उसको उस एस्पेक्ट से कनेक्ट कर दो, ठीक है? कनेक्ट कैसे कर सकते हो आप, जैसे कि मुझे पूछे कि ना मतलब कि बताओ आपके ना डिजास्टर मैनेजमेंट ना मतलब कि किस तरीके से, मतलब कि कोई मानो कि फ्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आया, कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि ना आपको कोरोना मैनेजमेंट करना किस तरीके से, मैंने पूरा क्वेश्चन बताया, लास्ट में जाते जाते सर इस प्रकार का मैनेजमेंट हमने एज ए माइनिंग इंजीनियर हमने जब हमारी इंटर्न थी उस समय भी ये किया था, तो अब उसको छोड़ दिया कि मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ। अब भाई कनेक्ट करके लास्ट की लाइन,
जिसका मतलब कि कोई वैसे उस क्वेश्चन में है ना मतलब कहीं भी कोरोना में है ना माइनिंग का कोई भी रोल नहीं था, लेकिन लास्ट में बस मैंने कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट ही कि सर मैंने ये चीज़ है ना मतलब माइनिंग इंजीनियर के तौर पे भी है ना मैंने ये चीज़ सीखी थी और ये मैं काफ़ी करता था। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये पूछते कि आपके अंदर है ना मतलब कि क्या स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ है, मतलब ये जनरली क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाला क्या क्वेश्चन है। तो मैं स्ट्रेंथ वाला कुछ बताता, फिर सर मुझे लगता है कि सर मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, क्योंकि जब मैं सर कबड्डी गेम खेलता था तो उसके अंदर मैंने ना काफ़ी टाइम पे ना कैप्टन का रोल भी प्ले किया था। अब मेरे को ना कबड्डी जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसके बारे में बताना था, तो मैंने उसको वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे ना कि ये पार्ट है ना मतलब कि सूटेबल है, यहाँ पे ना कोई चीज़ कनेक्ट हो सकती है, तो सूटेबल पार्ट्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग एरियाज़ के अंदर जा सकते हो, हिंट के थ्रू, कीवर्ड्स के थ्रू और कनेक्ट करके। और चौथा है कि जब आपको ना मतलब मौका मिले ना, मतलब कि एकदम जब आपसे पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आप रिसेंटली क्या पढ़ के आए हो या आज आपने न्यूज़पेपर के अंदर क्या पढ़ा? अरे भाई, आप मेरे साथ ये गलती होती थी, मेरे से पूछते कि आपने आज न्यूज़पेपर के अंदर क्या पढ़ा? जो रियलिटी में जो 2-3 न्यूज़ पढ़ के आया था ना, मैं उसी के बारे में बता देता और अब उसके बारे में वो डीप पूछना स्टार्ट करते, मेरे को कुछ पता ही नहीं होता था। फिर मैंने ये सोच लिया मेरे से न्यूज़पेपर के बारे में कुछ भी पूछते ना कि सर स्पोर्ट्स के अंदर आज ना कबड्डी की भी न्यूज़ आई है कि कबड्डी फेडरेशन ने ये किया। तो अब है ना मतलब वो कबड्डी के ऊपर चले जाते। जब भी आपको ऐसा मौका मिले ना कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? आप क्या चाहते हो कि कौन से सब्जेक्ट से कुछ पूछें? आज न्यूज़पेपर में क्या पढ़ के आए हो? रिसेंटली आपने क्या पढ़ा है? और है ना मतलब कि करंट में आपके स्टेट में वगैरह में क्या चल रहा है? इस तरीके से जब भी कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन हो ना, उन ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू भी आप है ना अपने स्ट्रॉन्ग एरिया के अंदर है ना ड्राइव कर सकते हो। अब आता है हाउ टू रैप योर इंटरव्यू ऑन ए इफेक्टिव नोट। अब कि किस तरीके से ना मतलब कि अब जनरली आप देखोगे कि जो भी आप कहीं कभी किसी से बात करते हो ना, तो बात करते समय आपके टोन में एनर्जी ज़्यादा होती है, एक पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन ज लास्ट तक जाते-जाते है ना, आपके दिमाग के अंदर है ना मतलब बहुत सारे थॉट आते हैं, यार कि ये क्वेश्चन था, इसको तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता था। फॉर एग्जांपल मेरे से एक मॉक इंटरव्यू में पूछा था कि आप बनारस के आर्किटेक्चर को ना मतलब कि जयपुर के आर्किटेक्चर से कंपेयर कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पहली बार सुना था। तो मैं मतलब कि अच्छा नहीं बता पाया, लेकिन पूरे इंटरव्यू में मेरे को ये होता, यार बनारस को मैं इतने अच्छे से जानता था, जयपुर को इतने अच्छे से जानता था, मैं क्यों नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया? तो वो गिल्ट फैक्टर है ना मतलब कि बिल्डअप होता है ना, उसको आपको एकदम ही ना मतलब कि रिड्यूस करके रखना है। तो आपका जब इंटरव्यू का जब लास्ट वाला फेज़ आता है, उससे पहले क्या होता है 20-25 मिनट आप बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके हो, तो उसके अंदर क्या होता है ना कि आपका मतलब कि बहुत से मतलब कि वो एक गिल्ट फैक्टर बढ़ जाता है कि यार ये चीज़ तो मैं शायद अच्छा कर लेता। जिसका बेस्ट से बेस्ट इंटरव्यू हुआ ना, उससे भी आप पूछोगे ना कि आप क्या 2-3 चीज़ों के अंदर बदलाव करना चाहते थे, तो वो भी 2-3 चीज़ें है ना गलत बता देगा। तो गिल्ट फैक्टर ऑफ नॉट नोइंग है ना, उसको ना आपको ना कभी भी ना मतलब कि वो नहीं करना है। सेकंड, कभी भी जो अपोजिट एंड पे बंद नहीं करना। अपोजिट एंड ऑफ योर इंटरव्यू क्या होता है कि आप पूरे इंटरव्यू के दौरान ना मतलब आपने ना कुछ क्वालिटीज दिखाई। जैसे इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू में ये हमेशा बोलते हैं कि जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है, जैसे आप ना मतलब कि हो कि मतलब आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हो, या बहुत पेशेंसफुली हो, या आप सारी डायमेंशन को देख के डिसीजन लेते हो, फिर लास्ट में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा उसमें आपने बिना सोचे समझे कुछ रिप्लाई दे दिया। मतलब जो इंटरव्यू के दौरान आपने जो भी कुछ है ना मतलब कि एक अपनी क्वालिटीज दिखाई, अपने मतलब कि कुछ है ना मतलब कि वो बोलते हैं ना कि आपके कुछ गुण दिखाए, वर्च्यूज़ दिखाए, उनके अपोज़िट कुछ नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि बच्चों से पूछते हैं कि आपके अंदर है ना मतलब कि क्या स्ट्रेंथ है? तो बोलते हैं सर मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। फिर आपको लास्ट में जाते-जाते वो क्या बोलते हैं कि एक कोई केस स्टडी देते हैं, जिसमें आपको लीडर बनने का मौका मिलता है, लेकिन उस समय पे आप लीडर नहीं बनते हो, आप कुछ है ना डिफेंसिव स्टेटमेंट ले लेते हो। तो आपका इंटरव्यू जिस भी डायरेक्शन में गया हो सकता है कि आप ना मतलब कि एक अग्रेसिव मतलब कि एक मतलब बहुत ही रिएक्टिव पर्सन के तौर पे आपने अपने आप को प्रेजेंट किया उस इंटरव्यू के दौरान, तो ऐसा नहीं लास्ट के अंदर आप ना मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की कोशिश कर जाओ। जो भी आपने इंटरव्यू के दौरान अपनी क्वालिटीज़, अपनी वर्च्यूज़ के ऊपर फोकस किया है, उन्हीं को सेम टू सेम ना उसी एंड के ऊपर, उसी क्वालिटी के ऊपर आपको ना इंटरव्यू का भी एंड करना चाहिए। और फिर जो तीसरा एंड यूनिवर्सल है कि हमेशा आप एकदम स्माइल और कॉन्फिडेंस के साथ है ना
इंटरव्यू को ख़त्म करके आ जाओ, क्योंकि ये लास्ट की जो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको इस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलते कि आपने कितना नॉलेज वहाँ पे दिखाया है। उन एग्ज़ामिनर्स के सामने आपका नॉलेज हमेशा छोटा था, छोटा है और छोटा ही रहेगा। तो हमें क्या करना है कि हमेशा एकदम स्माइल और कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करना है, और जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए तो एकदम आराम से आप उठ के आइए। वो नंबर जो मिलते हैं ना, वो इस चीज़ से मिलते हैं कि लास्ट में आपके उठने के बाद उनको कैसा फ़ील हुआ, कि ये व्यक्ति कैसा था। तो हमेशा पॉजिटिव नोट पे ना उसको ख़त्म कीजिए। जैसा अपना होता है ना कि किसी भी क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं, तो पॉजिटिव नोट पे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम स्माइलिंग के साथ आप अपने इंटरव्यू को रैप कीजिए। और फिर जब आपका इंटरव्यू पूरा हो गया है, तो उस समय मतलब कि जो बाकी जो बिहेवियरल चीज़ें हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब कि मतलब अब जैसे इंटरव्यू हुआ तो ऐसे इस तरीके से किसी भी प्रकार का आपकी कोई बॉडीली लैंग्वेज से कुछ भी आपको एक्सप्रेस नहीं करना। कई क्या होता है कि चेयर को पीछे धक्का दे दे, मतलब कि वो चेयर को पीछे सरकाते हैं तो उससे आवाज़ आती है। उस प्रकार की कोई मिस्टेक ना करें, आराम से एकदम सोबर तरीके से खड़े हों, उनको विश करें कि थैंक यू सर, और आराम से अपने रूम को मतलब कि लीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ना अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। फिर भी आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं, और जो भी मेरा यदि एक्सपीरियंस आपको कुछ भी मतलब आपके कुछ भी मार्क्स ऐड करवा पाता है या आपकी जर्नी को आसान बनाने में हेल्प करता है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएँ, मैं कोशिश करूँगा कि सभी के डाउट्स क्लियर करने की मैं पूरी एकदम कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़।